तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति भवन प्रधानमंत्री पहुंचे थे। 17वीं लोकसभा जो है उसे भंग किया जाना है और उसी के लिए, इस औपचारिकता के लिए ही वो राष्ट्रपति भवन गए थे और उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है और एक तरह से जो लोकसभा है 17वीं उसे भंग करने की सिफारिश यहाँ पे की है। और अब ये सारी कवायद जो है ये इसीलिए की जा रही है कि जल्द से जल्द जो नई सरकार है उसका गठन किया जाना है। 18वीं लोकसभा जो है उसका गठन किया जाना है और यहाँ पर अब संसदीय दल की जो बैठक होगी उसमें प्रधानमंत्री को नेता चुना जाएगा। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश जी, इस प्रक्रिया की बात जो है वो कर रहे थे हम। अब प्रधानमंत्री जो है उन्होंने अपना इस्तीफा यहाँ पर सौंप दिया। अब शपथ ग्रहण होना है 8 तारीख को, ये खबर जो है वो आ रही है। अब यहाँ से 8 तारीख के दौरान क्या कुछ और होगा? देखिए, आज अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री निवास पर सभी जो एनडीए के घटक दलों के शीर्ष नेता हैं उनकी बैठक होने जा रही है, जिसके लिए चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन मांझी, एकनाथ शिंदे, सभी वरिष्ठ नेता यहाँ पर दिल्ली पहुंच चुके हैं। और अब से कुछ देर बाद ये बैठक शुरू होगी, जिसमें नई सरकार के गठन को लेकर जो तमाम औपचारिकताएं हैं उनको लेकर के चर्चा की जाएगी। इसके साथ हमें ये भी जानकारी दी गई कि 7 तारीख को संसद भवन में जो एनडीए का संसदीय दल है, यानी जितने नए सांसद चुनकर के आए हैं उनकी बैठक होगी, जिसमें औपचारिक रूप से नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। 8 तारीख की शाम को बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। उससे पहले चूंकि अब 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कैबिनेट ने की थी, राष्ट्रपति से नरेंद्र मोदी मिल लिए हैं, मंत्रिपरिषद का अपना इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। इसी के साथ अब जो है वो नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कुछ ही देर में, तो आज या फिर कल चुनाव आयोग की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, जिसमें वो नवनिर्वाचित सदस्यों की सूची राष्ट्रपति को सौंपेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति उसका अध्ययन करके अपने विवेक का इस्तेमाल करके जो भी उनको ठीक लगता है, सबसे बड़े दल को, सबसे बड़े गठबंधन को सरकार बनाने की आमंत्रित करने की जो परंपरा रही है उसका पालन करते हुए नरेंद्र मोदी को इनवाइट कर सकती हैं सरकार बनाने के लिए, या फिर नरेंद्र मोदी अपनी ओर से दावा पेश कर सकते हैं। दोनों ही बातें हो सकती हैं और ये अगले 1-2 दिनों में ये पूरी प्रक्रिया संभव है कि पूरी कर ली जाए। बिल्कुल अखिलेश, हम तस्वीरें भी यहाँ पर दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री के काफिले की। तो अब जब औपचारिकताएं जो हैं, जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसे यहाँ पर निभा लिया गया, लेकिन अखिलेश सबकी नज़र आप और हम जानते हैं कि इस वक्त इसी बात पर टिकी हुई है कि क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि जो 2 किंग मेकर हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, वो ये साफ कर चुके हैं। उन्होंने ये कोई भी अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि हम एनडीए के साथ हैं। लेकिन कई बार हम जानते हैं कि नीतीश कुमार की जो पृष्ठभूमि रही है उतना विश्वास सबको नहीं होता है। तो ऐसे में क्या अंदर खाने कुछ और कोशिशें भी एनडीए के खेमे में चल रही हैं बीजेपी की तरफ से? देखिए, बीजेपी अभी तक तो आश्वस्त है, लेकिन वो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए, ताकि कोई भी भ्रम की गुंजाइश ना हो, किसी भी तरह के संदेह की गुंजाइश ना हो। क्योंकि जितना ज्यादा देरी होगी उतनी ज्यादा अटकलें तेज होंगी और ऐसी ऐसी खबरें चलेंगी जिनका शायद कोई आधार भी ना हो। तो यही कारण है कि जितना जल्दी हो सके इस पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है। आप जानती हैं कि चुनाव के दौरान ही नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उन्हें इन्विटेशन मिला है G7 की मीटिंग में जाने के लिए। 13 तारीख को उनको जाना है। तो आप समझ सकते हैं कि 13 तारीख से पहले ही शपथ ग्रहण का जो समारोह है वो होना है। शपथ लेकर के फिर पीएम मोदी वहां जाएंगे। और साथ ही ये बातें भी आ रही थी कि जो नया मंत्री परिषद का गठन होगा उसमें टीडीपी और जेडीयू, जाहिर सी बात है कि वो भी इसमें शामिल होंगी। चिराग पासवान भी एक बड़े दावेदार होंगे इस बार मंत्री बनने के, और हो सकता है कि वो सीधा कैबिनेट पोस्ट ही उनको मिले। अन्य जो घटक दल हैं, चाहे एकनाथ शिंदे हों या अन्य जो घटक दल हैं, उनकी भी उम्मीद होगी कि उनको भी मंत्रिपरिषद में स्थान मिले। तो इसमें कितने पद किसको मिले इसको लेकर के भी चर्चा होगी। मुझे लगता है फार्मूला तैयार किया जाएगा, क्योंकि अभी तक ये होता आया था कि बीजेपी को अपने बूथे पर बहुमत मिलता था, इसलिए बीजेपी अपने सहयोगी दलों को नोशनल रिप्रेजेंटेशन देती थी। लेकिन सहयोगी दल चाहते थे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, यानी जितनी उनकी संख्या है उसके हिसाब से उनको नुमाइंदगी मिले। 2019 में इसी बात को लेकर नीतीश कुमार सरकार में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन अब चूंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के ऊपर ही सरकार का भविष्य निर्भर करता है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि इस बार प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, जिसकी जितनी संख्या उसके आधार पर उन्हें मंत्रिपरिषद में जगह मिलेगी। लेकिन अखिलेश जी, नीतीश कुमार जो है वो कई बार नाराज हो चुके हैं, जिस तरह का लंबा उनका अनुभव रहा है बीजेपी के साथ। अब यहाँ पर टीडीपी की तरफ से सूत्रों के हवाले से खबर आई कि वो 3 सांसदों पर एक मंत्री चाहते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार भी जाहिर है कुछ अपनी तरफ से मांग यहाँ पर रखेंगे।
तो बीजेपी, क्योंकि अब तारीख भी लगभग यहाँ पर आ गई है सामने कि 8 तारीख को शपथ ग्रहण हो सकता है, तो कोई तैयारी उनकी तरफ से है कि कैसे कैबिनेट में जो है इन जो पार्टियां हैं इनको शामिल यहाँ पर किया जाएगा, या सहमति बन गई है इन सब चीजों पर? इस पर बैक चैनल्स के थ्रू बातचीत तो लगातार चल रही है। आप जानते हैं कि कल भी नरेंद्र मोदी ने खुद फोन किया था चंद्रबाबू नायडू को, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनकी भी लगातार तमाम सहयोगी दलों के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा चल रही है, बातचीत हो रही है। और जाहिर सी बात है कि जब सरकार में शामिल होने का फैसला होगा तो ये सारी बातों पर भी मंथन हो चुका होगा, फैसला हो चुका होगा कि किसके कितने मंत्री बनेंगे। और इस बार जैसे मैंने आपको कहा है कि नोशनल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, यानी सांकेतिक प्रतिनिधित्व तो नहीं होगा, बल्कि जो संख्या है उसके हिसाब से ही प्रतिनिधित्व देना होगा, क्योंकि बीजेपी को अपने बूते बहुमत नहीं मिला है। और उसकी सरकार जो बनेगी एनडीए की सरकार होगी, और इसमें टीडीपी और जेडीयू समेत जो अन्य पार्टियां हैं, वो चाहे एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो या चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी हो, तो इनकी सबकी भूमिका रहने वाली है और इस सबको बीजेपी को बराबरी की हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। इसमें ये हो सकता है कि जो फार्मूला चल रहा है कि 3 सांसदों पर एक मंत्री या 4 सांसदों पर एक मंत्री, इस तरह का कोई ना कोई। बिल्कुल अखिलेश, यहाँ पर हम लौटेंगे। यहाँ पर एक के बाद एक कई बड़ी खबरें जो है एक साथ आ रही हैं। तो राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री का इस्तीफा जो है वो स्वीकार कर लिया, और उस वक्त एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। जो जीते हुए सभी मंत्री हैं वो फिर से मंत्री बनाए जा सकते हैं, ये एक बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है। और हारे हुए जो नेता हैं उसमें स्मृति ईरानी को फिर से मंत्री बनाया जा सकता है। तो अपवाद स्वरूप कुछ मंत्री जो है वो ड्रॉप किए जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लग रहा है यहाँ पर कि जो जीते हुए सभी मंत्री हैं उन्हें फिर से मंत्री बनाया जाएगा। विकास हमारे साथ, हमारे सहयोगी विकास, सबसे थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी कैबिनेट का जो क्या स्वरूप होगा इस पर, लेकिन उससे पहले एक प्रतिक्रिया जो है जी, एक तस्वीर जो है वो आई है, वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति से मिलने के लिए प्रधानमंत्री जो है वो अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे थे। ये उस वक्त की तस्वीर है जब उन्होंने अपना इस्तीफा यहाँ पर राष्ट्रपति को जो है वो सौंपा था। तो ये औपचारिकताएं चुनाव के नतीजों के बाद अब नई सरकार का गठन की तैयारियां वो शुरू होंगी इसके बाद से, और जो 17वीं लोकसभा है उसको डिसॉल्व यहाँ पर किया गया है। उसके बाद अब आगे की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर शुरू होगी। विकास, आपके पास यहाँ पर लौटते हैं। हम बात कर रहे हैं इस खबर पर, बड़ी जो अभी यहाँ पर आई है कि जो पिछली सरकार के मंत्री थे उनको यहाँ पर रिपीट किया जा सकता है और स्मृति ईरानी को भी यहाँ पर मंत्री बनाया जा सकता है। तो पीएम मोदी का जो प्रतिक्रिया थी कि बड़े फैसले जो है वो इस नई सरकार में लिए जाएंगे, तो वैसे ही जो सरकार अब तक चलती रही है उसी को कंटिन्यू करने की तैयारी। विकास से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। ताबिश, तब तक हम एक बार फिर से उन तस्वीरों का रुख कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा यहाँ पर सौंप दिया है, और संवैधानिक प्रक्रिया ये है, 17वीं लोकसभा जो है उसे भंग किया जा रहा है यहाँ पर, और उसके बाद राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री का इस्तीफा जो है उसे स्वीकार कर लिया है।